अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जासूसी अदब के शाहकार मुसन्निफ़ मज़हर कलीम एम.ए. के नावल जियाले यासूस का मुतालिया कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस नावल की एपिसोड 7 की तरफ। ठीक है जनाब, मुझे आपके वादे पर यकीन आ गया। अब मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आप हुक्म फरमाइए, इमरान ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। उसके लहजे से बेपनाह खलूस टपक रहा था। तो फिर मुझे तफसील से बताओ कि यहाँ तुम्हारा मिशन क्या है? तुम क्या लायामल बनाकर निकले हो? मार्शल जातोरे ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 जो कभी किसी के सामने नहीं आया, हत्ता कि सदर मुमलिकत भी उसके चेहरे से नहीं पहचानते, वो सिर्फ गैबी आवाज़ हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्स2 ने सीक्रेट सर्विस के 2 वर्किंग ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें से एक असल सीक्रेट सर्विस है और दूसरा उसकी हू बहू कापी। उसे कोड ग्रुप कहा जाता है। एक्स2 का मिशन, यहाँ तक मुझे इल्म है, आपके मुल्क में मसनूई इंसान बनाने वाले कारखाने की तबाही है। वो कभी अपने मंसूबे की तफसीलात तो नहीं बताता, लेकिन मुझे असल अली इमरान से इतना मालूम हुआ है कि उसने 2 ग्रुपों को अलहदा रूसिया में भेजा है। कोड ग्रुप को हिदायत दी गई है कि नाराकान पहाड़ियों से 100 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा जदगानाश में ज़ेर ज़मीन कारखाने को तबाह करना है, और उसके साथ ही असली ग्रुप को यहाँ के किसी जजीरे में पहुँचने की हिदायत थी। इमरान ने बड़े खलूस भरे लहजे में तफसील बताते हुए कहा, किस जजीरे में? मार्शल जातोरे ने चौंक कर पूछा। तफसील का मुझे इल्म नहीं, बहरहाल यहाँ जजीरा है। वैसे हाईवे यहाँ कितने बाय द वे यहाँ कितने जजीरे हैं? इमरान ने बड़े सरसरी अंदाज में पूछा। 2 जजीरे, जजीरा ह्यूमा और जजीरा सारिमा। क्यों? मार्शल जातोरे ने जवाब दिया, बस इन्हीं 2 जजीरों में से किसी एक जजीरे में वो गए हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर जानते होंगे, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन वो सारिमा नहीं पहुँचे। मैंने अभी वहाँ से रिपोर्ट हासिल की है। आखिर वो इंसान में कोई इंसान है, कोई माफूकुल फितरत चीज़ें तो नहीं है कि उनकी मौजूदगी का किसी को पता भी ना चल सके। मार्शल जातोरे का लहजा पहली बार बिगड़ गया। हो सकता है कि वो सारिमा के बजाय ह्यूमा में गए हों, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। नहीं, ह्यूमा में क्या रखा है? असल कारखाना तो सारिमा में है। ह्यूमा में तो सिवाय मछलियों के फार्मों के और क्या है? मार्शल जातोरे जोश में आकर इमरान की मर्जी के मुताबिक जवाब देता गया, और इसके जवाब से पहली बार इमरान को ये पता चला कि ये चक्कर वो मार्शल जातोरे से चला रहा है, यानी असल और नकल का वो मार्शल जातोरे से पहले ही चला चुका है कि असल कारखाना तो जजीरा सारिमा में बनाया गया है और उसकी नकल कस्बा जदगनाश में। और जब से मार्शल जातोरे इमरान के मुंह से जजीरे का लफ्ज़ सुनकर चौंका था, इमरान इसी चक्कर में था कि वो किसी तरह असल बात का खोज निकाले, और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। सर, आप इजाज़त दें तो मैं जजीरे में जाकर असल ग्रुप का खोज निकाल कर पकड़वा दूं? इमरान ने चंद लम्हों बाद डरते डरते कहा। नहीं, हम किसी को इस जजीरे के करीब जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तुम मुझे यही बताओ कि असल ग्रुप का क्या प्रोग्राम था, वो किस तरह काम करेंगे, और दूसरी बात यह है कि तुम इनसे किसी तरह भी रब्ता कायम करो, तुम्हारे दरमियान ज़रूर कोई ना कोई रब्ता कायम करने का सिलसिला होगा। मार्शल जातोरे ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा, मुझे इसके सिवा और कोई मालूमात नहीं पता। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, तो फिर छुट्टी करो, तुम मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात हासिल कर चुके हो, और दूसरी बात यह कि तुम्हारा वजूद मेरे लिए बेकार है। मार्शल जातोरे ने अचानक बिगड़े हुए लहजे में कहा, और उसका हाथ तेज़ी से मेज़ के किनारे की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, इमरान ने अचानक कुर्सी से छलांग लगाई और वो मार्शल जातोरे को कुर्सी से घसीटता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया। मार्शल जातोरे ने नीचे गिरते अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया, और इमरान, जो बावजूद लड़ाई भिड़ाई के फन में माहिर होने के उड़ता हुआ कमरे के ऐन दरमियान में कमर के बल जा गिरा, और फिर दोनों बैक वक्त ही उठे। मार्शल जातोरे ने उठते ही जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, और दूसरे लम्हे उसने इमरान पर फायर खोल दिया, मगर इमरान ने इंतहाई फुर्ती से अपनी जगह बदल ली और गोली उसे छू न सकी। मार्शल जातोरे पै दर पे फायर करता चला गया, मगर इमरान का जिस्म तो बिजली बना हुआ था।
संगाट की वजह से एक गोली भी उसे छू ना सकी। और फिर जैसे ही इमरान ने मार्शल जातूरे के रिवॉल्वर से ट्रिच की आवाज़ सुनी तो एक बार फिर उस पर छलांग लगा दी। मार्शल जातूरे ने झुकाई देकर एक तरफ हटना चाहा, मगर इमरान ने फजा में ही अपना रुख मोड़ लिया और वो पूरी ताकत से मार्शल जातूरे के जिस्म से टकराया और मार्शल जातूरे चीखता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया। इमरान ने इस बार उसे संभलने का मौका दिए बगैर पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टकरें जमा दी और मार्शल जातूरे की नाक से खून का फुआरा सा बह निकला। मगर मार्शल जातूरे के जिस्म में इमरान की तवक्को से कहीं ज्यादा ताकत थी। उसने बिजली की सी तेजी से दोनों घुटने मोड़े और पूरी कुव्वत से इमरान के जिस्म के निचले हिस्से पर मारे। ये ज़रब इतनी ज़ोरदार और कुव्वत से पुर थी कि इमरान जैसे आदमी को भी उछलकर पीछे हटना पड़ा। इमरान का जिस्म दर्द की शिद्दत से दोहरा होता चला गया। इमरान के पीछे हटते ही मार्शल जातूरे उछलकर मेज़ पर जा गिरा और दूसरे लम्हे उसने हाथ से मेज़ के किनारे के अंदर लगा हुआ खुफिया बटन दबा दिया। उसी लम्हे इमरान अचानक अपनी जगह से उछला और उसने मार्शल जातूरे के जिस्म को अपने दोनों बाजुओं में जकड़कर उठा लिया। मार्शल जातूरे ने एड़ियों की पुश्त एक बार फिर इमरान की टांगों पर मारनी चाहिए, लेकिन इमरान ने अपने कदम पीछे हटा लिया और इसके साथ ही उसने सर की टक्कर मार्शल जातूरे के सर की पुश्त पर पूरी कुव्वत से मारी और मार्शल जातूरे का जिस्म एक लम्हे के लिए ढीला पड़ता चला गया और उसी लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए इमरान ने एक बाजू मार्शल जातूरे की गर्दन के गिर्द लपेट कर ज़ोर से झटका दिया और मार्शल जातूरे के हुल्क से बेख्तियार चीख निकल गई। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और 5 मुसल्लह अफराद हाथों में मशीन गनें उठाए तेज़ी से दाखिल हुए। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही मशीन गनें सीधी कर ली। खबरदार, अगर तुमने फायर किया तो तुम्हारा चीफ अभी लाश में तब्दील हो जाएगा, इमरान ने ज़ोर से बाजू को झटका देते हुए कहा और मार्शल जातूरे के हुल्क से एक बार फिर चीख निकल गई। मशीन गन बरदार भी झुझक कर रुक गए, क्योंकि अगर वो फायर खोलते तो निशाना मार्शल जातूरे ही बनता। इमरान तो उसके पीछे छुपा हुआ था। मार्शल जातूरे ने अपने जिस्म की ताकत को आजमाते हुए अचानक झटका देकर इमरान को उठाकर आगे की तरफ फेंकने की कोशिश की। ये बात अपनी जगह दुरुस्त की थी कि मार्शल जातूरे के जिस्म में बेपनाह ताकत मौजूद थी और वो किसी आम आदमी के बस का रोग भी न था, लेकिन मुकाबिल इमरान जैसा आदमी था, इसलिए बावजूद कोशिश के वो इमरान के कदम ज़मीन से ना उखाड़ सका। अलबत्ता इमरान ने उसके गले में हमायल बाजू की गिरफ्त और ज़्यादा सख्त कर दी और मार्शल का चेहरा बिगड़ता चला गया। उसका सांस रुकने लगा था, उसका जिस्म बेख्तियार ढीला पड़ता चला गया। मेरे साथियों को यहाँ मंगवाओ जल्दी, वरना मैं तुम्हारी गर्दन एक ही झटके से तोड़ दूंगा, इमरान ने गिरफ्त और ज़्यादा सख्त करते हुए इंतहाई कुरखत लहजे में कहा और मार्शल जातूरे का जिस्म सख्त तरीन गिरफ्त की वजह से पूरी तरह फड़फड़ाने लगा। ठहरो, मैं बुलाता हूँ, मार्शल जातूरे ने हकलाते हुए लहजे में कहा और इमरान ने गिरफ्त कदरे ढीली कर दी। उसके साथियों को यहाँ लाओ, मार्शल जातूरे ने मशीन गन बरदारों से कहा। और सुनो, अगर मेरे किसी साथी को खराश भी आई तो मैं इस हेडक्वार्टर को जहन्नम बनाकर रख दूंगा, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। जाओ, हुक्म की तामील करो, मार्शल ने भी इमरान की तायीद करते हुए कहा और इनमें से 2 अफराद मुड़कर कमरे से बाहर निकल चले गए। चंद लम्हों बाद बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर 4-5 उधेड़ उम्र आदमी और नौजवान बड़ी परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुए। ये वही लोग थे जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे जब इमरान को कुर्सी पर जकड़कर उससे सवाल जवाब किए जा रहे थे। अंदर आते वो ठटक कर रुक गए। खबरदार, अगर किसी ने कोई चालाकी खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मार्शल की गर्दन तोड़ डालूंगा, इमरान ने उनके अंदर आते ही चीख कर कहा और वो सब हैरत से इस सूरत हाल को देखते रह गए। एक बड़े हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए, लेकिन उसकी साख सादा होना चाहिए, उसकी टैंकी पेट्रोल से भरी हुई हो। मैं मार्शल को अपने हमरा ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर मेरे हुक्म की तामील ठीक तौर पर की गई तो मैं मार्शल जातूरे को हेडक्वार्टर से बाहर छोड़ दूंगा, इमरान ने घुर्राते हुए भेड़िए की सी आवाज़ में कहा। जो ये कह रहे हैं वो करो जल्दी, मार्शल जातूरे ने इमरान का फिक्रा तब ख़त्म होते ही घुटे घुटे लहजे में कहा और इनमें से वो 2 तेज़ी से मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद इमरान के साथी हाथों को सर से बुलंद किए हुए कमरे में दाखिल हुए। उनकी पुश्तों से मशीन गनें लगी हुई थी।
एक्शन। अचानक इमरान ने चीखते हुए कहा और कमरे की सूरत हाल को देखते हुए और इमरान का कोड लफ्ज़ सुनते ही वो सब इंतहाई तेज़ी से पलटे और दूसरे लम्हे मुसल्लह अफराद के हाथों से मशीन गन्नें निकल कर इमरान के साथियों के हाथों में पहुंच गई। अलबत्ता एक मशीन गन बरदार उछल कर एक तरफ हटता चला गया और उसने फायर खोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता कैप्टन शकील ने फायर खोल दिया और नतीजे में इस मुसल्ला आदमी के साथ साथ 4 और भी चीखते हुए ज़मीन बोस हो गए। बाकी अफराद तेज़ी से दौड़कर कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ इमरान और उसके साथी और मार्शल ज़ातोरे रह गए। इसकी तलाशी लो सफदर, इमरान ने चीख कर सफदर से कहा और सफदर ने आगे बढ़कर मार्शल ज़ातोरे की मुकम्मल तलाशी ले डाली, मगर इसकी जेबों से कुछ बरामद न हो सका और इमरान ने एक झटका देकर उसे आगे की तरफ धकेल दिया। दूसरे लम्हे उसकी तरफ 4 मशीन गनें उठी। तो तुम बच कर नहीं निकल सकते, ये केजीबी का हेडक्वार्टर है, मार्शल ज़ातोरे ने अपने गले को तेजी से मसलते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से बुरी तरह बिगड़ गया था। हम चाहें तो एक लम्हे में तुम्हारे पूरे हेडक्वार्टर को राख का ढेर बना सकते हैं मार्शल, इमरान ने गुर्राते हुए जवाब दिया और मार्शल बेबसी के आलम में दांतों से होंठ काटता रह गया। हेलीकॉप्टर तैयार है, अचानक कमरे के बाहर से आवाज़ सुनाई दी। अंदर आकर बात करो, इमरान ने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे को धेड़ उमर ने एक लम्हे के लिए अंदर झांका और फिर वह झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सुनो, किसी किस्म का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो हर लम्हे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने ज़रा बराबर भी धोखा देने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम्हारा मार्शल ज़ातोरे अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, बल्कि तुम्हारा पूरा हेडक्वार्टर भी राख का ढेर बन जाएगा। अगर यकीन ना आए तो देखो, मेरे हाथ में जदीद तरीन मैकनॉर बम है। इसकी ताकत को तुम अच्छी तरह जानते हो, इमरान ने आगे करते हुए कहा और मार्शल ज़ातोरे और आने वाले दोनों की आंखें इमरान के हाथ में पकड़ी हुई एक पतली सी पट्टी को देखते ही खौफ से चौड़ी होती गई और वो मैकनर बम की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। ये तबाही के मामले में किसी तौर पर भी एटम बम से कम न था। मगर तुम यहाँ आने से पहले तलाशी तुम्हारी नहीं ली गई, मार्शल ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारी जदीद तरीन मशीनरी भी मेरी छुपाई हुई चीज़ों को चेक नहीं कर सकती। मार्शल, इंसान की तो मजाल ही क्या, ये मेरे कॉलर में छुपा हुआ था। जाहिर है कॉलर खोल कर देखने से तो तुम रहे और फिर मैंने इस पर फ्लाइन की तह चढ़ाई हुई थी और तुम जानते हो कि फ्लाइन की तह से जदीद तरीन चेकिंग रेस भी नहीं गुजर सकती, इसलिए जो तुम्हारी मशीनों और आदमियों से छुपा रहा, इमरान ने इस तरह समझाते हुए कहा जैसे क्लास टीचर बच्चों को सबक सिखाते हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, मार्शल ज़ातोरे ने कहा और इमरान तंजिया अंदाज में मुस्करा दिया। 11:30 तुम मशीन गन लेकर आगे चलो, इसके बाद मार्शल होगा। मार्शल के दाएं बाएं सफदर और कैप्टन शकील होंगे, उसके बाद तनवीर, नौमानी और चौहान चलेंगे और सबसे आखिर में सिद्दीकी और मैं रहेंगे। इमरान ने इस तरह तरतीब देनी शुरू कर दी जैसे वो परेड करने के लिए जा रहे हों और फिर इमरान की हिदायत के मुताबिक जुलूस इसी तरतीब में कमरे से बाहर आया। वो धेड़ उम्र आदमी आगे रहनुमाई कर रहा था, जबकि बेशुमार मुसल्ला अफराद दीवारों के साथ लगे खड़े थे, लेकिन उन सब के चेहरे लटके हुए थे। इमरान और सिद्दीकी उसी अंदाज में चल रहे थे कि पीछे का भी ख्याल रख सके। इमरान महसूस कर रहा था कि पूरे हेडक्वार्टर में ज़बरदस्त हलचल मची हुई थी, लेकिन इमरान जानता था कि मार्शल ज़ातोरे की ज़ात और मैकनर बम की वजह से वो आसानी से उन पर हाथ ना डालेंगे। उसे बस इतना खतरा था कि वो उन्हें किसी ऐसी राहदारी में ना ले जाएं जहां से उनका प्रोसियम फायर जैसी रोशनी डालकर उन्हें दोबारा मफलूज न कर दे, इसलिए उसने मैकनर बम की धमकी दी थी। फिर भी खदशा बहरहाल उसके जहन में मौजूद था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो सब सीढ़ियां चढ़कर एक वसी छत पर पहुंच गए। छत पर एक काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था और हेलीकॉप्टर के गिर्द 10-12 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, लेकिन वो सब हेलीकॉप्टर से काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे। सफदर, तुम जाकर हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह चेक करो, पेट्रोल भी चेक करना। अगर इन्होंने ज़रा सी भी होशियारी की तो आगाह रहो। चंद लम्हों बाद सफदर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया थे। सब ओके है, टैंकी भी पेट्रोल से भरी हुई है, सफदर ने नीचे उतर कर कहा। ठीक है, मार्शल ज़ातोरे आगे बढ़ो और हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और मार्शल ज़ातोरे के पीछे मौजूद तनवीर, रोमानी और चौहान ने मशीन गनों के ठोके देकर मार्शल ज़ातोरे को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बारी बारी वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इमरान के कहने पर 11:30 ने
ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور اس کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ میری بات اچھی طرح سن لو، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو میں مارشل کو ہیڈ کوارٹر سے دور کہیں نہ کہیں زمین پر اتار دوں گا، لیکن اگر تم نے گڑبڑ کی تو پھر مارشل اپنی جان سے چلا جائے گا۔ عمران نے تلخ لہجے میں وہاں موجود افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے لمحے اچھل کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا اور 1130 جس نے پہلے ہی انجن چلا دیا تھا، عمران کے سوار ہوتے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرتا چلا گیا۔ ہیڈ کوارٹر کے مین آپریشن روم میں ہنگامی حالات جیسی صورت ہو رہی تھی۔ میز کے گرد چار ادھیڑ عمر سامنے ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی مشین چل رہی تھی اور اس کے اوپر لگی ہوئی ایک سکرین روشن تھی جس پر وہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا، جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ تمام ملک کے ہوائی اڈوں، سیوی سینٹروں اور ہنگامی مراکز کو چوکنا کر دیا گیا تھا کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو ہر صورت میں نگاہ میں رکھیں۔ اب صرف مسئلہ مارشل کا اس ہیلی کاپٹر سے نکالنے کا ہے۔ اگر مارشل کسی طرح ہیلی کاپٹر سے زندہ باہر نکل آئے تو ہم ایک لمحے میں اس ہیلی کاپٹر کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، ایک ادھیڑ عمر شخص نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ مگر کس طرح؟ مارشل کو کس طرح ان کے پنجے سے رہائی دلائی جائے؟ جب تک مارشل اس میں موجود ہے ہم بے بسی سے اسے دیکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی تجویز سوچو، کوئی ترکیب سوچو، دوسرے ادھیڑ عمر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہم سیلینیم فائر کر کے انہیں مفلوج کر دیں، ایک اور نے کہا۔ احمق مت بنو، سیلینیم فائر اس وقت ہو سکتا ہے جب سیلینیم چادریں ہیلی کاپٹر کے گرد موجود ہوں، دوسرے نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ آخر کہیں تو پیٹرول ختم ہوگا۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی پیٹرول لینے کے لیے نیچے اترے، گوریلا کارروائی کر کے مارشل کو چھڑا لیا جائے، ایک نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس کے پاس میکنار بم ہے، وہ ایک لمحے میں سب کو تباہ کر دے گا۔ باقی سب نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، اچانک وہ سکرین پر یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا ہے۔ وہ لوگ اتر رہے ہیں، سب نے بیک وقت چیختے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو بنجر میدان ہے، وہ یہاں کیوں اتر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس بات پر تبصرہ کرتا ہیلی کاپٹر زمین پر اتر گیا، دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر میں سے ایک آدمی کو باہر دھکیل دیا گیا۔ ارے یہ تو مارشل ہے، وہ احمق اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، زندہ باد! وہ سب مارشل کو باہر نکلتے دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑے۔ مارشل کو باہر دھکیلتے ہی ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ احمق کہیں کے، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے زندہ رہ سکتی ہیں، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا اور دوسرے لمحے وہ ٹرانسمیٹر پر جھک گیا۔ اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو KGB ہیڈ کوارٹر کالنگ، ڈیفنس بیس نمبر 3۔ ادھیڑ عمر بار بار چیخ کر فقرہ دہرا رہا تھا۔ یس، بیس نمبر 3۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ تم مطلوبہ ہیلی کاپٹر کو چیک کر رہے ہو، وہ تمہارے ایریے میں ہے، ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی ہیلی کاپٹر نیچے اتر کر دوبارہ فضا میں بلند ہوا ہے، ہم اسے راڈار پر چیک کر رہے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہاں، اس نے مارشل زاتورے کو نیچے چھوڑا ہے، اس لیے اب اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اسے فوری طور پر فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے اور مارشل زاتورے کو اس پوائنٹ سے اٹھا کر ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے۔ ادھیڑ نے چیخ کر اپنے حکم نافذ کرتے ہوئے کہا۔ سر، میزائل فائر کرنا ناممکن ہے، اس کے لیے صدر مملکت کی براہ راست احکامات ضروری ہیں، اس لیے اس کی بجائے ہم جنگی جہازوں کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کو ایک لمحے میں تباہ کر سکتے ہیں، دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ کچھ بھی کرو، اس ہیلی کاپٹر کو فوری طور پر تباہ ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں، ادھیڑ عمر نے چیختے ہوئے کہا۔ بہتر سر، ابھی حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوور اینڈ آل، ادھیڑ عمر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب ان سب کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی سکرین پر جنگی طیاروں کا ایک اسکواڈرن اڑتا نظر آیا اور ہیلی کاپٹر کے گرد پھیلتا چلا گیا۔ پھر دوسرے لمحے سکرین پر جنگی طیاروں سے نکلنے والے چھوٹے میزائل ہیلی کاپٹر کی طرف لپکتے دکھائی دیے اور پھر سکرین پر تیز روشنی پھیل گئی اور پھر یکدم سکرین تاریک ہو گئی۔ وہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہٹ ہو گیا ہے، احمق کہیں کے، مارشل کو نیچے اتار کر انہوں نے اپنی موت خود خرید کی ہے، ان سب نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی
तेज़ आवाज़ें निकलने लगी और इसी उधेड़ उमर ने, जिसने फायरिंग का हुक्म दिया था, ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो 23 कॉलिंग। बटन ऑन होते ही वही पहले वाली आवाज़ गूंजी, जैस केजीबी हेडक्वार्टर। उधेड़ उमर ने तहकमाना लहजे में कहा, हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में बुलंद कर दिया जाए, इसके परखचे उड़ गए हैं। मार्शल को लेने के लिए जीप भेज दी गई है, दूसरी तरफ से कहा गया। वेरी गुड, आपकी कारकर्दगी वाकई काबिल तारीफ़ रही है। हम मार्शल का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें फ़ौरन पहुंचाया जाए, उधेड़ उमर ने जवाब दिया। बेहतर सर, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही उधेड़ उमर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करते हुए एक इत्मीनान की तवील सांस ली और फिर सब उठकर बड़े इत्मीनान से चलते हुए मेन ऑपरेशन रूम से निकलते चले गए। और उन्हें एक बड़े बहरान से को टाल दिया था, इसलिए उनके चेहरे मुसर्रत और फतह से जगमगा रहे थे। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद होते ही इमरान ने बड़ी फुर्ती से अपनी कमीज़ को उल्टा करके उसने बाजू की सिलाई उधेड़नी शुरू कर दी। बाकी मेंबर्स और मार्शल उसे बगौर देखते रहे। इमरान ने बाजू की अंदरूनी तरफ से जर्द रंग की कपड़े की बड़ी सी पट्टियाँ खींचनी शुरू कर दी। ये पट्टियाँ तादाद में 4 थी। फिर उसने इन पट्टियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसके बाद उसने कमीज़ दोबारा पहन ली और एक पट्टी को उसने अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। ये पट्टी इस तरह कलाई के गिर्द लिपटती चली गई जैसे उसके नीचे गोंद लगी हो। इसके बाद इमरान ने यही पट्टी हर मेंबर की कलाई पर चिपका दी। ये क्या चीज़ है इमरान साहब? 1130 ने हैरान होकर पूछा। ये बारूद की पट्टी है, इसकी मौजूदगी में कोई गोली तुम पर असर ना कर सकेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान के सब साथी धीरे से मुस्कुरा दिए, जबकि 1130 हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर पट्टी को देखने लगा, लेकिन उसने मजीद कोई तबसरा ना किया। मार्शल, क्यों ना तुम्हें गोली मार कर नीचे फेंक दिया जाए? इमरान ने मार्शल से मुखातिब होकर कहा। जाहिर है अब तुम्हारे बस में हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो, मार्शल ने खुरदरे लहजे में कहा। वेरी गुड, मुझे तुम्हारी ये बहादुरी पसंद आई है, इसलिए अब मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। 1130 हेलीकॉप्टर को किसी बड़े शहर के करीब उतार देना ताकि मार्शल इत्मीनान और आराम से अपने हेडक्वार्टर वापस जा सके। इमरान ने 1130 से मुखातिब होते हुए कहा, यहाँ से करीब तार तो शहर है, खासा बड़ा शहर है। 1130 ने सर हिलाते हुए कहा, बस ठीक है, उसके करीब उतार देना ताकि मार्शल को उतारा जा सके। इमरान ने कहा, क्यों ना इसे बतौर यरगमाल साथ रखा जाए? तनवीर ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। नहीं, हम इस जिंदा लाश को कहाँ कहाँ उठाएं फिरें, फिर बाकी तमाम उम्र हमने हेलीकॉप्टर में तो नहीं गुजारनी। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और इस बार किसी ने कोई जवाब ना दिया। हम शहर से 100 किलोमीटर के फासले पर हैं। अचानक 1130 ने कहा, ठीक है, तुम यहीं उतार दो। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और 1130 ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर के पैड्स ज़मीन पर टिक गए। चलो मार्शल, बाहर निकलो और देखो पाकिस्तानी अपना वादा किस तरह पूरा करते हैं। इमरान ने मार्शल को हेलीकॉप्टर से बाहर धकेलते हुए कहा और मार्शल उछलकर हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर वाकई हैरत के तासुरात थे। शायद ये बात उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ थी कि ये लोग इस तरह उसे ज़िंदा छोड़ देंगे। मार्शल के बाहर जाते ही हेलीकॉप्टर दोबारा फ़ज़ा में बुलंद हो गया। तुम सब नीचे छलांगे लगाने के लिए तैयार हो जाओ। 1130 तुम पीछे हटो, मैं हेलीकॉप्टर को खुद कार प्रवास पर सेट करता हूँ। इमरान ने पायलट सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस वक्त हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर जाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा, मगर हमारे पास तो पैराशूट नहीं है। सब मेंबरों ने हैरत भरे अंदाज में कहा। परवाह ना करो, पैराट्रोपिंग जंप लगाना होगा, मैं हेलीकॉप्टर को चंद लम्हों के लिए नीचे ले जाऊंगा। इमरान ने कहा और उसी लम्हे इमरान ने 1130 की जगह पायलट सीट संभाल ली और फिर वो उसके इंजन पर झुक गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते ही इमरान ने देख लिया था कि उसमें खुदकार परवाज का सिस्टम मौजूद है, इसलिए वह मुतमईन था। इमरान ने बड़ी फुर्ती से खुदकार परवाज का सिस्टम एडजस्ट किया और तेज़ी से उसका लाएअमल एडजस्ट करने लगा। उसने चंद लम्हों बाद ही मुकम्मल एडजस्टमेंट करके हाथ पीछे हटा लिए। अब हेलीकॉप्टर खुदकार प्रवास के तहत खुद ब खुद उड़ता जा रहा था और फिर वो सब नीचे कूदने के लिए तैयार हो गए। हेलीकॉप्टर की बुलंदी तेज़ी से घटती चली जा रही थी। वो सब हेलीकॉप्टर की खिड़कियों के पास खड़े थे। बगैर पैराशूट के बुलंदी पर परवास करते हुए हेलीकॉप्टर नीचे सख्त ज़मीन पर
छलांग लगाना बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात नज़र आती थी, लेकिन पैराट्रोपिंग जंप एक खासा तकनीक शुदा काम था। इससे छलांग लगाने के बाद ज़मीन पर पहले गिरने वाले के हाथ छूते थे। हर हाथ ज़मीन से लगते ही वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कलाबाजी खा जाता। फिर उस वक्त तक मुसलसल कलाबाजियाँ खाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था, जब तक कि उसका जिस्म मामूल पर ना आ जाता। और इस तरह बुलंदी से बगैर पैराशूट छलांग लगाने के बावजूद इंसान के जिस्म पर खराश तक ना आती थी, लेकिन उसमें अगर ज़रा भी अंदाज से गलती हो जाए तो फिर आदमी की हड्डियाँ तक सुरमा बन जाती थी। हेलीकॉप्टर नीचे उतरता चला जा रहा था और वो सब इमरान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इस बात का सिर्फ उससे ही इल्म था कि किस बुलंदी तक पहुंचकर हेलीकॉप्टर ने दोबारा ऊपर उठना है। फिर जब हेलीकॉप्टर सॉफ्ट की बुलंदी पर पहुंचा तो इमरान ने कूद बचाओ का नारा लगाया। फिर सबसे पहले खुद नीचे छलांग लगा दी, उसके बाद बाकी सब भी तेज़ी से नीचे कूदते चले गए। सबसे आखिर में 1130 कूदा था। इस वक्त हेलीकॉप्टर मज़ीद नीचे आ चुका था और इसके कूदते ही हेलीकॉप्टर ने एक झटका खाकर दोबारा ऊपर उठना शुरू कर दिया। इस बार उसकी रफ्तार भी हद तेज़ थी और देखते ही देखते वो दोबारा खासी बुलंदी पर पहुंच गया। नीचे कूदने के बाद वो सब कलाबाजियां खाते हुए खुले मैदान में आगे बढ़ते चले गए और चंद लम्हों बाद वो सब इत्मीनान से सीधे खड़े हो गए थे। इमरान को 1130 की तरफ से फ़िक्र थी, क्योंकि वो इसकी सलाहियतों के मुतालिक कुछ ज़्यादा ना जानता था, लेकिन 1130 ने बिल्कुल सही छलांग लगाई थी। इससे पहले कि इमरान ने उससे इसलिए पैराट्रोपिंग जंप के मुतालिक पूछने की ज़रूरत ना समझी थी, क्योंकि वह एक बेहतरीन पायलट साबित हो रहा था और इमरान जानता था कि पायलट कोरस में सबसे ज़्यादा जोर पैराट्रोपिंग जंप पर ही दिया जाता है। इसलिए उसे यकीन था कि 1130 तो जंप लगाकर कलाबाजियां खाता देख कर वो मुतमईन हो गया था। हेलीकॉप्टर अब काफ़ी बुलंदी पर जाकर आगे बढ़ने लगा था और दूसरे लम्हे वो सब बुरी तरह चौंक पड़े जब उन्होंने फ़ज़ा में जंगी जहाज़ों की मुहेब आवाज़ गूंजती सुनी। दरख्तों के नीचे हो जाओ, इमरान ने चीख कर कहा और वो सब तेज़ी से दरख्तों के नीचे होते चले गए। जंगी जहाज़ों का पूरा स्क्वाड्रन फ़ज़ा में मौजूद था। उन्होंने तेज़ी से हेलीकॉप्टर को घेरा और फिर हर तरफ से इस पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इनके देखते ही देखते हेलीकॉप्टर के पुर्जे फ़ज़ा में बिखरते चले गए और वो सब सोच रहे थे, अगर उन्हें कूदने में चंद मिनट मज़ीद देर हो जाती तो इस वक्त उनके जिस्मों के रेज़े भी फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर के साथ ही बिखर चुके होते। अगर आप मार्शल को बाहर ना निकालते तो वो कभी हेलीकॉप्टर को इस तरह तबाह ना करते और इससे ये भी ज़ाहिर होता कि हेलीकॉप्टर उनकी नज़रों में था। सफदर ने कहा, मैंने छत में मखसूस सुराखों से अंदाज़ा लगा लिया था कि उसमें VNI फिट करने की गुंजाइश है और यकीनन उन्होंने VNI फिट की हुई होगी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, इसका तो मतलब है कि हमें कूदते हुए भी उन्होंने देखा था और अब किसी भी लम्हे उनकी तेज़ रफ्तार जीपें हमें घेर सकती थी। 1130 ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, अरे नहीं, दरअसल मैंने उन्हें अपने ताक़ों से झटकने के लिए ये सारा धंधा किया था। अगर हम मार्शल को ना उतारते तो वो मुसलसल हमारे पीछे लगे रहते। मार्शल को तो उतारने के बाद उनका पहला काम यही होना चाहिए था कि वो हमें हेलीकॉप्टर समेत फ़ज़ा में ही तबाह कर देते और यही उन्होंने किया। अब मसला सिर्फ इतना था कि हम छलांगे लगाकर हेलीकॉप्टर से उतर जाएं और उन्हें इस बात का पता ना चले। इसके लिए मैंने जर्द क्रॉसिंग कॉटन की पट्टियाँ इस्तेमाल की, जो तुम सब ने अपनी अपनी कलाइयों पर लपेटी हुई हैं। उसके खून से मिलकर ऐसी रेज उसके जर्द फैला देती हैं जिन्हें VNI की मखसूस रेस क्रॉस नहीं कर सकती। इमरान ने अपने साथियों की तसल्ली के लिए अपने फितरत के खिलाफ पूरी बात तफसील और वजाहत से कह डाली और वह सब इमरान की रेडीमेड खोपड़ी की कारकर्दगी पर बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो गए। 1130 तो अब इमरान को यूं देख रहा था जैसे वो इमरान की बजाय किसी मफूकुल फितरत चीज़ को देख रहा हो। इमरान हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को यूं ही टाल देता था जैसे जैसे उसने इसके मुतालिक पहले से मंसूबा बनाया हुआ हो। फार्म से तय खाने जाने सुरंग लगाने से अब हेलीकॉप्टर से कूदने तक इसने कदम कदम पर इमरान की बेपनाह जहानत, फुर्ती और हाज़र दिमागी को चेक किया था। इसलिए अब उसके रवैये और लहजे में इमरान के लिए अकीदत का अंसर उभर आया था। 1130, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, ताकि ये नंबर का अजाब गले से निकले। मुझे 1130 कहते हुए यूँ महसूस होता है जैसे मैं जेल में खड़ा कैदियों की हाजिरी लगा रहा हूँ। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरा नाम हरमन है। 1130 ने बेख्तियार हंसते हुए कहा,
چلو شکر ہے دھرمن نہیں ہے، ورنہ مجھے خواہ مخواہ لاہور والا پڑنا پڑتا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس بار اس نے کی بات پر سوائے ہرمن کے باقی سب ہنس پڑے اور ہرمن ہونک بنا ان کی صورتیں دیکھتا رہ گیا۔ جب صفدر نے ہرمن کو بتایا کہ دھرمن شیطان کو کہتے ہیں اور لاہور پڑنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو ہرمن بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا اب ہمیں جلد از جلد تارتو پہنچنا ہے، وہ لوگ ضرور یہاں ہماری لاشوں کے ٹکڑے چیک کرنے آئیں گے اور میں چاہتا ہوں اس وقت تک کسی پرہجوم شہر میں گم ہو جائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ سب بھی یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ تارتو یہاں سے شمال مشرق میں قریب 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، خاصا بڑا شہر ہے اور وہاں ایک ہوٹل ہے، وہاں ہر قسم کی ہمیں امداد مل سکتی ہے۔ ہرمن نے